हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्राचीन भारत से जो मेरी अंतिम वीडियो है उसको आज हम देखेंगे। इस अंतिम वीडियो में जो स्टूडेंट्स राजवंश बच गए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्राचीन भारत का इतिहास खत्म करने के बाद उसके बाद हम स्टूडेंट्स मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मेरी जितनी भी वीडियो आई हैं उन सबको मैंने एक क्रम वाइज अपलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, एक बार उन सारी वीडियोस को आप क्रम वाइज अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्टूडेंट्स मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उनको भी मैं हल कर दूंगा। अगर आप अच्छे से प्राचीन भारत के इतिहास एक बार देख लेंगे तो आप सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे उनको आप आसानी से हल कर पाओगे। तो इसलिए एक बार जाके मेरी सारी वीडियोस को क्रम वाइज जरूर देख लीजिए और उसके बाद स्टूडेंट्स हम फिर मध्यकालीन इतिहास पर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत के इतिहास में जो मतलब जो राजवंश रह गए हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे बंगाल के राजवंश को और कश्मीर के राजवंश को। तो स्टूडेंट्स, बंगाल के राजवंश में जो हम बात करेंगे पाल वंश की और सेन वंश के बारे में, और कश्मीर के राजवंश में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो प्रमुख हुए थे इसमें लोहार वंश, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम कल्हण की जो राज तरंगिणी है कि जो उन्होंने रचना की थी उसके बारे में भी स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि बंगाल के जो राजवंश हुए जिनके बारे में मैंने अभी बताया पाल वंश, इनका जो एक राज्य था, बल्कि इनके राज्य का विस्तार कहां पे हुआ था, तो इनका राज्य का विस्तार जो बंगाल में नहीं, बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, ये वाला जहां पे मैंने अपनी फिंगर लगाई है, तो यहां पे स्टूडेंट्स इनका मतलब कि राज्य का विस्तार हुआ था। और ये मतलब कि ना महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था, मतलब कि काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं और बता दूं कि मैप के जरिए से अगर हम देखते हैं किसी चीज को, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, तो हमें अच्छी तरीके से याद रहती है। तो इसलिए इसमें भी मैंने मैप के जरिए से आपको जो भी मेन पॉइंट्स या महत्वपूर्ण चीजें बनेगी तो इसलिए मैंने आपको मैप के जरिए से जरूर बताया करूंगा। तो इसलिए मैप के जरिए चीजें याद करना थोड़ा बहुत इजी रहता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पालों वंश के थे जो मतलब पाल वंश से संबंधित थे, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार बंगाल और बिहार के क्षेत्र में किया जो कि काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और ये क्यों इतना मतलब इन्होंने यहाँ पे क्यों अपना विस्तार किया, क्या परिस्थितियां थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कि जैसे स्टूडेंट्स, गुप्त साम्राज्य का मतलब कि भारत के अधिकांश मतलब कि संपूर्ण भारत में कह सकते काफी इनका साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात जो ये भारत का हिस्सा था, इस पर कुछ समय के लिए हर्षवर्धन ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन की मतलब की मृत्यु के बाद इस वंश पर मतलब कि ये हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो इस स्टूडेंट जो ये हिस्सा था इस पर काफी ज्यादा अराजकता फैल गई थी, क्योंकि कोई भी एक बड़ा शासक उसके बाद मतलब शासन कोई भी मजबूत शासन देखने को नहीं मिला था। तो इसलिए जो स्पेशली जो ये बंगाल बिहार की जो एक सीमा थी, बंगाल की सीमा, इसमें काफी ज्यादा अराजकता की स्थिति बढ़ गई थी, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने मिल करके स्टूडेंट्स जो मतलब गोपाल थे, जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, इनको स्टूडेंट्स कुछ विद्वानों ने मिल करके मतलब पाल वंश का संस्थापक मतलब पाल वंश का राजकुमार बना दिया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें मतलब कि जो विद्वान थे उन्होंने मतलब इस बुद्धिजीवी को मतलब कि समझदार व्यक्ति को इसका समझदार मानते हुए या समझदार व्यक्ति को पाल वंश का संस्थापक घोषित कर दिया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो गोपाल के बाद जितने भी मतलब शासक आए उनके मतलब कि स्टूडेंट्स टाइटल के साथ पाल लगा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं गोपाल के बाद जो है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, मतलब इनके साथ पाल लगा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज हम मतलब कि इनके बारे में मतलब गोपाल से लेकर के जो इनके अंतिम शासक है मदनपाल, इन सभी राजकुमारों मतलब इन सभी राजाओं के बारे में आज हम जानेंगे और इनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हम हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम कन्नौज के बारे में भी जानेंगे और कन्नौज की स्थिति को अच्छे से पढ़ेंगे और कन्नौज के लिए मतलब क्यों त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स
यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पाल वंश के जो संस्थापक हैं वो गोपाल है, और 750 ईस्वी में मतलब ये गद्दी पर बैठे थे। तो 750 ईस्वी में इन्होंने अपना शासन का कार्यभार चलाया था। तो इनके संस्थापक हैं गोपाल। तो स्टूडेंट्स गोपाल, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ विद्वानों ने मिल करके गोपाल को मतलब कि पाल वंश का राजकुमार घोषित किया था, तो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इनकी स्टूडेंट्स जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। इनकी राजधानी थी स्टूडेंट्स मुंगेर। और इनमें स्टूडेंट्स जो प्रमुख शासक हुए हैं वो हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महिपाल, ये प्रमुख शासक थे। लेकिन स्टूडेंट्स इन सब में से भी जो सबसे ज्यादा प्रमुख था वो था धर्मपाल। इनसे स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चंस बनेंगे, और ये क्यों ज्यादा इनमें से प्रमुख था उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि स्टूडेंट्स गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स गोपाल वही जो पाल वंश के संस्थापक थे, इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये आपने याद रखना है गोपाल ने। ये बहुत क्वेश्चन बहुत जगह पे ये जरूर ये क्वेश्चन आया ही आया है, तो ये याद रखना है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। तो आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल। तो ये क्यों था स्टूडेंट्स धर्मपाल, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि प्रमुख शासक क्यों माना गया इन सब में से कि धर्मपाल, वो ये वजह थी स्टूडेंट्स कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि भागलपुर बिहार। तो स्टूडेंट धर्मपाल ने ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसने क्या किया था स्टूडेंट्स, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या था विश्वविद्यालय, ये वो था जो कि स्टूडेंट नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दूसरा प्रमुख विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि भागलपुर बिहार में है। तो स्टूडेंट्स ये मतलब ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित था, मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। तो ये आपने याद रखना है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, और मतलब और क्या मैंने महायान शाखा के साथ संबंधित था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं एक बात और बता दूं कि ये क्यों प्रमुख शासक माने जाते हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने साम्राज्य का काफी ज्यादा एक तो विस्तार किया, और साम्राज्य विस्तार के साथ साथ स्टूडेंट्स इसने कला और संस्कृति का भी बहुत ज्यादा मतलब कि विकास किया। इसने कला और संस्कृति का बहुत ज्यादा विकास किया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसने सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। जो सोमपुर महाविहार था उसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पालों के समय में जो कांसे की जो मूर्तियां बनाई गई थी उसकी तुलना स्टूडेंट्स चोलों के समय में जो बनी थी, जो प्रसिद्ध नटराज मूर्ति, उसके जो नटराज की जो कांसे की मूर्ति बनी थी उसके साथ स्टूडेंट्स इसकी तुलना की जाती थी। जो पालों के समय में बनी हुई कांसे की मूर्तियां होती थी उसकी तुलना नटराज की मूर्ति जो चोलों के समय में बनी थी उसके साथ तुलना की जाती थी। तो इसलिए स्टूडेंट्स धर्मपाल को काफी ज्यादा मतलब प्रमुख माना जाता है इनकी कला संस्कृति के लिए भी, क्योंकि इन्होंने काफी कला संस्कृति के तरफ ध्यान दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि भागलपुर बिहार में है। हालांकि इनके जो अवशेष बहुत कम मिले हैं, लेकिन जो भी मिले हैं मतलब इनसे ज्ञात होता है कि इन्होंने जैसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि जो लिखा हुआ है कि धर्मपाल ने पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया। तो स्टूडेंट जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जो कि कन्नौज के लिए, तो ये मैं आपको बता दूं कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, जैसे कि स्टूडेंट्स ये मान लीजिए कि ये कन्नौज है, और कन्नौज के लिए एक तरफ से यहां से पालों की तरफ से, और इधर से स्टूडेंट्स आप कह लीजिए कि प्रतिहार, और इधर से राष्ट्रकूट। तो ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यहां पे नाम लिख देता हूं पाल, एक तो मार्कर हो गया है, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीन वंशों के बीच में ना स्टूडेंट्स मतलब कि इसी कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट, थोड़ा मार्कर मतलब कि नहीं सही से चल रहा, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, पाल,
प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच, मतलब तीनों के बीच युद्ध हुआ था कन्नौज के लिए। और ये स्टूडेंट्स क्यों हुआ था युद्ध, ये भी मैं आपको बता दूं कि कन्नौज जो था वो भारत के मध्य में स्थित था। मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब कि कोई चीज जैसे कि अब कहें कि भारत के किसी ये केंद्र में था, तो ये केंद्र में होने के कारण इन तीनों वंशों के बीच युद्ध हुआ था। मतलब अगर हमारा केंद्र के बीच हमारा जो राज्य हो, जो हमारा साम्राज्य हो, या हम इसको अपनी राजधानी बनाए जिससे कि हम संपूर्ण भारत को मतलब कि कंट्रोल कर सकें, तो हर कोई राजा चाहेगा कि मेरी जो राजधानी है वो किसी मध्यस्थ भारत के किसी मध्य में हो, जिस तरीके से मैं पूरी केंद्रीय जो शासन को अच्छे प्रकार से चला सकूं। तो इसलिए जो कन्नौज था ये भारत के मध्य में था और सभी इस पर अधिकार करना चाहते थे। तो इसलिए इसी के लिए जो मतलब कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और पालों की ओर से जो मतलब कि सबसे पहले भाग लेने वाले थे वो थे धर्मपाल। और पिछली वीडियो में भी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि किस तरीके से राष्ट्रकूटों की ओर से भी किसने सबसे पहले भाग लिया था। तो इसी तरीके से पालों की ओर से धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो धर्मपाल के बाद जो मतलब कि देवपाल आए, इनसे स्टूडेंट्स कोई ज्यादा मतलब की बात नहीं, मतलब क्वेश्चंस नहीं बनते। सिर्फ एक ही बात जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, मैं ये आपको बता दूं कि जो ये देवपाल थे इन्होंने मतलब कि ना जो इनके जो एक अच्छे संबंध थे वो पूर्वी भारत के जो पूर्वी भाग में जो मतलब कि जैविय शासक और जो इंडोनेशिया के जो मतलब थे, मतलब इंडोनेशिया के जो शासक थे उनके साथ मतलब कि इनकी ना अच्छे संबंध थे। जो भारत के बाहर के जो आप क्या भारत के पूर्वी भाग से जो बाहर थे, तो मतलब जो जैविय शासक हुए और जो इंडोनेशिया के जो शासक थे तो उनके साथ इनके काफी अच्छे संबंध थे। तो इन्होंने ही मतलब कि जो रिक्वेस्ट की जो जावा के जो शैलेंद्र वंशी शासक थे उन्होंने ना मतलब कि बौद्ध विहार से संबंधित कुछ बनवाना था, मतलब बौद्धों से संबंधित कुछ बनवाना था। तो इसलिए उन्होंने देवपाल से अनुरोध किया कि हमने बौद्ध से संबंधित कुछ बनवाना है। तो उसके लिए उन्होंने देवपाल से अनुरोध किया था। तो क्या अनुरोध किया था कि मतलब कि उन्होंने कहा था कि हमें बनवाना है। तो उन्होंने जो अपने देवपाल थे उन्होंने नालंदा में उनको बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिए थे। तो ये आपने याद रखना है कि देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे इस चीज के लिए शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को। तो ये आपने याद रखना है किसने 5 गांव दान दिए थे। तो स्टूडेंट्स इससे एक बात मैं और बता दूं कि जो ये महिपाल है, तो महिपाल के समय में ना स्टूडेंट्स चोलों ने मतलब पाल वंश पर मतलब आक्रमण कर दिया था। तो जो चोलों की तरफ से जो राजेंद्र चोल थे उन्होंने मतलब कि महिपाल के समय में मतलब आक्रमण कर दिया था और महिपाल और जो राजेंद्र चोल के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पाल पराजित हुए थे, पालों को पराजित कर दिया गया था। और इस तरीके से स्टूडेंट्स पालों का जो एक साम्राज्य था मतलब कि पालों का वंश समाप्त हो गया था। और इनके जो अंतिम शासक हुए थे स्टूडेंट्स वो थे मदन पाल। तो ये आपने याद रखना है, इनके अंतिम शासक मदन पाल थे। तो ये तो थे स्टूडेंट्स बंगाल के राजवंश से पाल वंश, जिनके संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर, प्रमुख शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल। और धर्मपाल ये क्यों इनमें से भी प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिया है। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि भागलपुर बिहार में है। धर्मपाल ने पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया और देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिए। और इनके जो अंतिम शासक थे वो थे मदन पाल। तो ये तो थे पाल वंश। अब बात करते हैं बंगाल के राजवंश के जो दूसरे वंश हुए वो है सेन वंश। तो स्टूडेंट्स सेन वंश में जो इनके संस्थापक हुए हैं वो है सामंत सेन। और इनकी जो स्टूडेंट्स राजधानी है वो है नदिया। तो स्टूडेंट्स ये भी बंगाल के क्षेत्र में था जो कि सेन वंश का जो मतलब हुई थी इनका राज्य विस्तार भी वो भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और जो ये नदिया है ये स्टूडेंट्स बंगाल के क्षेत्र में लखनौती के पास पड़ता है। तो ये बंगाल के क्षेत्र में जो लखनौती के पास
पड़ता है नदिया। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था स्टूडेंट्स नदिया को। तो इनके जो स्टूडेंट्स सबसे प्रमुख शासक हुए हैं वो है बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन ने स्टूडेंट्स दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की। जो इनके प्रमुख शासक हुए हैं स्टूडेंट्स बल्लाल सेन, इन्होंने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि बंगाल में इनका भी राज्य विस्तार कैसे हुआ था स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स पाल वंश का मतलब कि अंत होने के बाद जो ये बंगाल का क्षेत्र था स्टूडेंट, ये मतलब कि काफी समय के लिए खाली पड़ गया था, मतलब कोई था ही नहीं शासन करने वाला। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वंश को मतलब कि उभर कर आया वो था सेन वंश। पालों के बाद यहीं पर बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश उभर कर आया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में ही अपना राज्य विस्तार किया। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, इसके प्रमुख शासक थे बल्लाल सेन, उसने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की। और इनके अंतिम शासक है स्टूडेंट्स लक्ष्मण सेन। इनके अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, इसके दरबार में रहते थे। जो गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, वो लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। और आगे बात हम करते हैं स्टूडेंट्स, लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बख्तियार खलजी थे, जो इस्लामिक थे, तो बख्तियार खलजी ने बंगाल बिहार के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। तो स्टूडेंट्स उसने जो मतलब कि बंगाल बिहार के क्षेत्र को ध्वंस मतलब कि पूरा ध्वंस कर दिया था, मतलब कि उसको पूरा खत्म कर दिया था बंगाल बिहार के क्षेत्र को। उसने स्टूडेंट्स नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पश्चात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी इसको भी ध्वंस कर दिया था। उसके बाद उसने बंगाल की तरफ जैसे बढ़ रहा था, मतलब बंगाल के क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था, तब लक्ष्मण सेन जो अपना जो बंगाल का जो क्षेत्र था वो छोड़कर ये भाग गया था। तो स्टूडेंट इसलिए इसको कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। तो वहां पे स्टूडेंट्स जो इस्लामिक मतलब कि शासन स्थापित हो गया था बंगाल पर, और ये शासन स्टूडेंट्स बख्तियार खलजी का मतलब कि अंग्रेजों के आने तक रहा। और उसके बाद ही जब भारत के स्वतंत्रता के पश्चात ही बंगाल का जो एक जो क्षेत्र है वो स्वतंत्र हुआ, मतलब अंग्रेजों के आने तक। तो इसलिए लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी उत्कीर्ण करवाया। मतलब कि सेन वंश ने जो अपने अभिलेख जो अभी इनके अभिलेख थे, इन्होंने हिंदी में मतलब कि इनका अनुवाद करवाया था, हिंदी में अभिलेखों का निर्माण करवाया था। जैसे कि स्टूडेंट्स इससे पहले हमने पढ़ा है कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और संस्कृत लिपि में मतलब कि अभिलेखों का मतलब कि निर्माण करवाया था, लेकिन इन्होंने सेन वंशों ने हिंदी में मतलब कि इन अभिलेखों का जो उत्कीर्ण करवाया था। तो सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो ये थे स्टूडेंट्स सेन वंश, जिनके संस्थापक थे सामंत सेन, राजधानी नदिया, प्रमुख शासक बल्लाल सेन जिन्होंने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की, अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, और जो गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, इनके दरबार में रहते थे। और लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। और सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी उत्कीर्ण कराया, मतलब हिंदी इन्होंने ही, सेन वंश ने भी सबसे पहले हिंदी में इन्होंने अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाया था, सेन वंश ने सबसे पहले। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अब कश्मीर के राजवंश की। बंगाल के राजवंश से अब हम कश्मीर के राजवंश पर आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो कश्मीर के राजवंशों में स्टूडेंट्स कौन कौन से वंश हुए हैं, जैसे कि काकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो ये स्टूडेंट्स इनको कैसे मतलब क्रम वाइज आए, तो पहले स्टूडेंट्स आए थे काकोट वंश, फिर आए थे उत्पल वंश और फिर आए थे लोहार वंश। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, कश्मीर के राजवंश का भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में इनका भी मतलब कि अंत हो जाता है। जब हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका भी जो कश्मीर के राजवंश का भी अंत हो जाता है, कैसे हुआ था, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्रम वाइज मैंने आपको बता दिया, पहले काकोट वंश, फिर उत्पल वंश और लोहार वंश। और इनमें स्टूडेंट्स सबसे प्रमुख है लोहार वंश। लोहार वंश इन सब वंशों में सबसे प्रमुख वंश थे लोहार वंश, जिनके बारे में बात भी करेंगे स्टूडेंट्स। लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में कलहन रहता था, जिसने राज तरंगिणी की रचना की। तो स्टूडेंट जो लोहार वंश में ही जो हर्ष के दरबार में कलहन रहता था, स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, ये हर्ष ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से नहीं है, ये लोहार वंश के शासक है, ओनली हर्ष, अकेले हर्ष है। तो ये लोहार वंश से थे, खाली हर्ष, ये वर्धन वंश वाले या पुष्यभूति वंश वाले नहीं है,
ये खली है लोहार वंश के शासक हर्ष, इन्हीं के दरबार में कलहन रहता था, जिसने राय तरंगिणी की रचना की। और इसमें स्टूडेंट्स ने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। इसमें कलहन ने ना जो अपनी रचना में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस समय राय तरंगिणी में उसने मौर्यों की और गुप्तों की जानकारी भी दी है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उसने जलवायु, पर्यावरण और नदियों की भी जानकारी दी है। लेकिन मुख्य रूप से स्टूडेंट उसने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया, जो कि ये है कश्मीर का हिस्सा जहां पे मैंने क्रॉस लगाए हैं, तो ये कश्मीर के हिस्सा है जहां पे इसने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो दक्षिण भारत के इतिहास से आगे जो कुछ राजवंश और आएंगे, जो कि मतलब कि दक्षिण भारत के इतिहास से थे, जिसमें कि क्या यादव वंश, गंग वंश, लेकिन स्टूडेंट्स वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए और ये प्राचीन भारत की अंतिम वीडियो थी। ऐसे तो स्टूडेंट्स अगर हम सारे मतलब कि वंशों की बात नहीं कर सकते, काफी वंश आए थे, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ये प्राचीन भारत की अंतिम वीडियो थी। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से आप सारे प्राचीन भारत के वीडियोस जरूर देख लेना। ओके स्टूडेंट्स।